नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अब बहुत ही जल्द म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए टैक्स बचत का एक नया विकल्प खुलने वाला है, वो भी पैसिव स्ट्रैटेजी में। दरअसल सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उसने फंड हाउसेस को बोला है कि वो पैसिव ईएलएसएस फंड्स लेकर आए, जिससे कि निवेशकों के लिए टैक्स बचत का एक और पैसिव स्ट्रैटेजी का विकल्प सामने खुल सकता है। अब एक्टिव ईएलएसएस फंड तो हम सबको मालूम है, आप में से कई लोग टैक्स सेवर ईएलएसएस फंड्स में निवेश भी करते हैं। अब जब ये पैसिव ईएलएसएस फंड्स आएंगे तो इनकी खासियत क्या रहेगी, पैसिव ईएलएसएस फंड में निवेश के फायदे क्या हैं, और कुछ इस सर्कुलर की बारीकियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। डेट ईटीएफ, डेट इंडेक्स फंड को भी लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। सबसे पहले हमारे खास मेहमानों का हम परिचय करा दें। हमारे साथ है महावीर कासवा, हेड है रिसर्च पैसिव फंड मोतीलाल ओसवाल एएमसी, और प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ है, फाउंडर फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स। महावीर और प्रबलीन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में। और महावीर, अगर हम एक बहुत ही आसान भाषा में बोलें तो ईएलएसएस वैसे भी बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है निवेशकों के लिए, क्योंकि इसमें टैक्स बचत भी होती है और क्योंकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो निवेश का फायदा भी होता है, रिटर्न भी अच्छे खासे मिलते हैं। अब जब क्योंकि सेबी ने बोला है एक पैसिव ईएलएसएस स्कीम जो फंड हाउसेस है लेकर आए, तो मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूं, क्या ये वाकई एक टैक्स सेविंग ऑप्शन का नया एवेन्यू खोलने जा रहा है? शुक्रिया स्वाति, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। जैसे आपने बताया कि ईएलएसएस एक काफी पॉपुलर स्कीम है। लगभग इसको 10 साल से ये इन्वेस्टर्स को भरोसे पे उतरी हुई है। अगर अभी हम लोग देखें तो इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स अभी तक मैनेज की जा रही है। लेटेस्ट अगर नंबर देखते हैं हम लोग तो बिल्कुल ये जो निर्णय जो सेबी ने लिया है, जहाँ पे पैसिव फंड का एक ऑप्शन अभी अवेलेबल हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, ये काफी प्रगतिशील स्टेप लिया गया है सेबी के द्वारा, और इससे पैसिव फंड्स को और बढ़ावा मिलेगा, ऐसे हमें लगता है। ओके, तो पैसिव फंड को बढ़ावा देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं महावीर यहाँ पर। प्रबलीन, इनफैक्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ईएलएसएस को हम किस रूप में जानते हैं? हम इस रूप में जानते हैं कि एक्टिव ईएलएसएस फंड्स होते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, और शायद जो नए निवेशक हैं वो इसको बस सिंपल एक ईएलएसएस फंड के तौर पर, टैक्स सेवर फंड के तौर पर जानना चाहते हैं। अब क्योंकि पैसिव भी इसके सामने लगने जा रहा है, तो शायद दिलचस्पी बढ़ जाएगी कि अभी जो मौजूदा ईएलएसएस स्कीम्स हैं वो कैसी हैं और पैसिव ईएलएसएस स्कीम कैसी होने वाली है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो सेबी ने फंड हाउसेस को बोला है पैसिव ईएलएसएस स्कीम लॉन्च करने के लिए, जो कि जुलाई 1, 2022 से जो फंड हाउसेस है वो लेकर आएंगे, क्या खास रह सकता है इन पैसिव इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में? नमस्कार स्वाति, बिल्कुल मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टिंग स्पेस है इंडिया में, वहां पे हम पैसिव्स का राइज देख रहे हैं। और अगर हम सेविंग सर्कुलर की भी बात करें तो उनके जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसमें उन्होंने 2 चीजों को मेंशन किया है, दैट ग्लोबल ट्रेंड्स को नजर में रखते हुए जो पैसिव्स का राइज है और जो पैसिव्स के एडवांटेजेस हैं उसको देखते हुए ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और जो रोबस्ट बनाने की कोशिश है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थोड़ा बहुत छोटा अभी इकोसिस्टम है पैसिव्स का इंडिया में, उसको की गई है। एंड जहां तक ईएलएसएस फंड्स का सवाल है, आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस हो सकता है। सेबी ने अभी स्वाति अपने जो सर्कुलर में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पे कोई भी फंड हाउस एक ईएलएसएस लॉन्च कर सकता है, या तो वो एक्टिव होगा या वो पैसिव होगा। एक्टिव जहां पे ऑलरेडी हमारे पास 39 स्कीम्स हैं, यानी कि एक फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, जैसे अभी महावीर ने बताया अबाउट 1.46 लाख करोड़ का ऑलरेडी वहां पे एक एयूएम का साइज है। जो पैसिव्स है वहां पे सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी, एक इंडेक्स को फॉलो किया जाता है और फंड मैनेजर का उतना रोल नहीं होता है इन द सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। इस सर्कुलर के मुताबिक अभी सेबी ने ये बोला है कि किसी ऐसे इंडेक्स को फॉलो किया जाएगा जो टॉप की 250 जो स्टॉक्स हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको एक्सपोजर देगा।
कोई स्पेसिफिक इंडेक्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। बट स्वाति, अगर हम ये मान के चले 250 स्टॉक्स हैं तो टॉप 100 हमारे लार्ज कैप हो जाते हैं और उसके बाद जो हमारे 150 स्टॉक्स हैं वो हमारे मिड कैप्स हो जाते हैं। तो क्यूमुलेटिवली इन्वेस्टर्स को पैसिव ईएलएसएस के थ्रू ब्रॉडली अगर हम लेके चले तो लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स का टोटल एक्सपोजर कल को मिल सकता है, बिकॉज उसी तरीके के इंडेक्स को प्रॉब्ली ये फॉलो करेंगे। और ये अगर हम मार्केट के लिहाज से देखें तो करीबन 87% का आपका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है उसको कवर कर लेता है। पर यहाँ पे स्मॉल कैप्स में जाने की गुंजाइश नहीं होगी, जो अभी एक्टिव फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल करते हैं थ्रू ईएलएसएस ऑल्सो। तो आई थिंक बिकॉज ईएलएसएस एक बहुत लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पे पैसिव्स का आना आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप और इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं महावीर आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हमें मालूम है और जैसा आपने भी पॉइंट आउट किया कि अभी अराउंड 39 ईएलएसएस स्कीम्स हैं, मतलब एक्टिव ईएलएसएस स्कीम्स की मैं बात कर रही हूँ, जो अभी अलग अलग फंड हाउसेस पेश करते हैं, उनके पास जो ईएलएसएस स्कीम्स हैं। और राइटली पॉइंटेड अराउंड 1.46 लाख करोड़ का एयूएम है अभी ईएलएसएस स्कीम्स का टोटल मिलाकर। तो एएमसीज के पास तो ऑलरेडी ईएलएसएस स्कीम्स हैं और जैसा कि सर्कुलर में खास तौर पर कहा गया है कि कोई एक फंड हाउस या तो एक्टिव ईएलएसएस फंड की पेश कर सकते हैं या फिर पैसिव ईएलएसएस फंड की पेशकश कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके पास ऑलरेडी एक्टिव ईएलएसएस स्कीम्स हैं। उनके पास क्या विकल्प बच जाता है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ फंड हाउस के पर्सपेक्टिव से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक पैसिव ईएलएसएस फंड की पेशकश लाने के तौर पर। आई थिंक जैसे पैसिव फंड्स के जो एक यूनिक बेनिफिट्स होते हैं कि लो कॉस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है और इजी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए, आई थिंक ये काफी बड़ा आसान तरीका होगा इन्वेस्टर्स के लिए। अब जो एएमसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईएलएसएस स्कीम्स जिनके पास होती है, या तो वो उनकी एग्जिस्टिंग स्कीम को पैसिव फंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं शायद। अगेन जैसे हमने जाना कि अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है सेबी की तरफ से, अभी जो सर्कुलर है बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे कैसे आता है। बट या तो एएमसीज उनकी एक्टिव स्कीम्स को कन्वर्ट करे पैसिव में, या फिर जिनके पास ये स्कीम है ही नहीं वो एएमसीज डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प लेके आ सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, जो लो कॉस्ट भी हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अभी फिलहाल जो डिटेल्स हमारे पास है वो ये है कि फंड हाउस जो है वो एक टाइम पर एक ही एक्टिव या फिर एक ही पैसिव जो फंड है वो ला सकते हैं। प्रबलीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसे फंड हाउस हैं कंपैरेटिवली जो नए प्लेयर्स हैं जिनके पास कोई ईएलएसएस स्कीम्स नहीं है और चाहते हैं कि वो हाँ इस मार्केट में भी एंटर करें, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा एस्टैब्लिश और पॉपुलर मार्केट है, उनके लिए एक नया विकल्प खुल जाता है कि हाँ एक न्यू रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स को केटर करें और एक नई पेशकश रखें सामने। बिल्कुल स्वाति, एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे एक चीज गौर देने की कि अब तक सेबी ने लाइक जो अपने इनका जो 2017 का सर्कुलर था उसमें ये बताया था कि एक कैटेगरी से आप एक टाइप की एक ही स्कीम इन्वेस्टर्स को पेश कर सकते हैं। बट जब हम पैसिव्स और एक्टिव्स की बात करते हैं वहां पे हमारे पास मिड कैप में एएमसीज के पास चॉइस है कि वो एक एक्टिव मिड कैप भी रख सकते हैं और एक पैसिव मिड कैप भी रख सकते हैं। सेम वो स्मॉल कैप में भी एक एक्टिव ऑप्शन भी रख सकते हैं, एक पैसिव भी। पर मेरे ख्याल से एएलएसएस में क्योंकि शायद यहाँ टैक्स सेविंग का एक जो एंगल जुड़ जाता है एटीसी में, शायद उसकी वजह से अभी ये रिस्ट्रिक्शन रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये स्पेस थोड़ा सा और रोबस्ट होगा, थोड़ा और ग्रो करेगा, ऐसा हो सकता है स्वाति की एएमसीज को अलाउ कर दिया जाए कि वो एक्टिव एंड पैसिव दोनों ऑप्शंस कल को इन्वेस्टर्स को अवेलेबल कर पाए, इवन एग्जिस्टिंग फंड हाउसेस। और ऐसा बहुत अच्छा होगा अगर हो सकता है तो कल को चल के। अभी के लिए तो डेफिनेटली सेबी ने बोला है कि एक ही। जहां तक न्यू प्लेयर्स का सवाल है, हमारे पास कुछ हैं एएमसीज जिनके पास टैक्स सेवर्स नहीं है। बट मैं आज सेबी का जो एनएफओ का देख रही थी स्वाति, जो अपडेट है उस पे जैसे सैमको है, उनके पास ईएलएसएस नहीं था पर उन्होंने ऑलरेडी एक एक्टिव टैक्स सेवर के लिए अप्लाई कर रखा है सेबी को। एंड आई थिंक इवन व्हाइट ओक ने अप्लाई कर दिया है।
तो नए एएमसीज में भी जिन लोगों ने शायद ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है वो नहीं पैसिव लेके आएंगे, बट डेफिनेटली आई फील ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जो टैप कर सकती हैं कुछ नई एएमसीज पैसिव स्ट्रैटेजी लाके, बिकॉज एक जो फर्स्ट एंट्रेंट एडवांटेज होता है किसी मार्केट का वो उनको यहाँ पे मिल सकता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट महावीर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर जैसा प्रवीण ने बोला कि आगे जाकर अगर ये पूरा जो ऑप्शन है ओपन अप अगर कर दिया जाए कि एक जो एएमसी है वो सिर्फ एक ही एक्टिव या एक ही पैसिव ईएलएसएस ना रखकर दोनों में अगर दोनों की पेशकश कर पाए, तो आपके लिहाज से, क्योंकि आप एक एएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक फंड हाउस के लिए एक एडिशनल ऑप्शंस खोल लेता है इन टर्म्स ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि पैसिव स्ट्रैटेजी हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। और कीपिंग इन माइंड जो मार्केट वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, जो कब लोगों को कम जोखिम चाहिए या फिर कम लागत चाहिए, उस केस में अगर एक एएमसी के पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं तो शायद उनके लिए भी एक बेहतर ये पूरा जो एक सेगमेंट है वो हो सकता है। बिल्कुल, आई थिंक लॉट ऑफ एएमसी, मतलब काफी सारे एएमसीज ये शायद कोशिश करना चाहेंगे कि जहाँ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से अगर परमिशन मिलता है तो एक्टिव और पैसिव साइड में दोनों तरफ से एक ईएलएसएस स्कीम ऑफर की जाए। अगर हम लोग ओवरऑल एयूएम देखते हैं इक्विटी साइड का, लगभग 14 लाख करोड़ का हो जाता है, 14 लाख करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहा है। उस पर अगर 10% ईएलएसएस हो जाता है तो ये काफी ज्यादा पॉपुलरिटी दिखाती है। तो इसमें अगर एक अच्छा लो कॉस्ट विकल्प अगर आता है इन्वेस्टर्स के लिए, मैं मानता हूँ कि वो इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा रहेगा। और काफी एएमसीज शायद दोनों फंड्स, दोनों कैटेगरी में वो फंड्स लाना चाहेगी। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट प्रबलीन, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या मायने हैं? मैं आपसे इनफैक्ट ये समझना चाहती हूँ, अगर मानिए एक्टिव फंड, एक्टिव ईएलएसएस किसी के पास ऑलरेडी है, वो तो 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले रहे हैं, अगर हम टैक्स सेविंग के पर्पस से ही माने समझे, क्योंकि एएलएसएस को बहुत ज्यादा पॉपुलरली एज टैक्स सेवर प्रोडक्ट माना जाता है। अब जब ये पैसिव एएलएसएस की भी पेशकश हो जाएगी और एक एडिशनल ऑप्शन आ जाएगा निवेशकों के पास, तो कैसे निवेशकों के लिए इस तरीके के पैसिव ईएलएसएस में निवेश करना आपको लगता है फायदेमंद हो सकता है? स्वाति, यहाँ पे एक्चुअली हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। जो एक एक्टिव एंड पैसिव, जो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं जो इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन रहता है। एक्टिव फंड्स हम इसलिए चाहते हैं हम इन्वेस्ट करें क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा फंड मैनेजर है वो हमें हमारे बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स ला के दे सकते हैं। बट जैसे जैसे मार्केट्स मैच्योर होती हैं, ऐसे जो अल्फा जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ सेगमेंट्स में थोड़ी ड्राई अप होती हैं, और कुछ इसका सेबी रिकैटेगराइजेशन से भी मैं बोलूंगी ताल्लुक है। जैसे अब लार्ज कैप स्पेस है, हमारे पास सिर्फ टॉप 100 कंपनीज हैं, तो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में, स्पेशली आफ्टर द रिकैटेगराइजेशन, स्वाति, जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे पैसिव स्ट्रैटेजीज जो एक सिंपल इंडेक्स लार्ज कैप को फॉलो करते हैं वो पॉपुलर होने लग जाती हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स को भी ये लगता है कि हम अलग से एक एक्टिव फंड क्यों लें जो ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो इजी टू अंडरस्टैंड है। आई थिंक इजी टू अंडरस्टैंड जो चीज है इसको हम बहुत अंडरमाइन करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत इजी हो जाता है कि मार्केट ऊपर है तो हमारा फंड ऊपर है, मार्केट नीचे है तो हमारा फंड नीचे है। तो जैसे लार्ज कैप्स में आया है स्वाति, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड सेम एक डिमांड डेफिनेटली ईएलएसएस के लिए भी आएगी। ईएलएसएस के लिए आई थिंक इवन और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर साल इन्वेस्टमेंट की जाती है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो क्या चाहते हैं कि हर साल हम बेस्ट ईएलएसएस में अपना पैसा डालें, और इसके चलते अक्सर उनके फंड्स बढ़ते चले जाते हैं, पोर्टफोलियो बहुत फैल जाता है, और हम में से कोई, मेरे ख्याल से ऐसा कोई फंड का चुनाव नहीं कर सकता जो हमेशा ही टॉप परफॉर्मर रहे, बिकॉज परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाती है। एक्टिव फंड्स एक सिंपल अप्रोच, उनको एक सिंपल रास्ता देंगे इन्वेस्टर्स को, उनको सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चुने। उनको ये पता है कि उनको मार्केट रिटर्न्स मिल जाएंगे, और मार्केट में भी स्वाति उनको लार्ज और मिड दोनों का एक्सपोजर मिल पाएगा पैसिव्स के थ्रू। तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जिन्होंने अब से आज से 15, 20, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, पैसिव्स का चुनाव मेरे ख्याल से एक उनका कोर जो पोर्टफोलियो है उसको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत हेल्प कर सकता है, एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके लिए बहुत ज्यादा होगी वहां पे। ओके,
महावीर, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जब हम पैसिव स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो मैं आपसे अब दर्शकों की समझ के लिए बहुत ही पॉइंटेडली समझना चाहूंगी, पैसिव स्ट्रैटेजी या पैसिव फंड के फायदे क्या है मे बी ओवर एन एक्टिव फंड? बिल्कुल। मैं इसके पहले मैं समझाना चाहूंगा कि पैसिव फंड्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंडेक्स फंड जो म्यूचुअल फंड की तरीके चलता है, और दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो ईटीएफ्स होते हैं। ईटीएफ्स ये म्यूचुअल फंड ही होता है एक तरह का, बट वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, और वो जब रियल टाइम मार्केट मूवमेंट होती है उस टाइम पे निवेशक उसमें निवेश कर सकते हैं। उसमें उनके डीमैट अकाउंट के थ्रू वो परचेस या सेल कर सकते हैं। अब इंडेक्स फंड्स या पैसिव फंड्स होते क्या है? ये बेसिकली एक होते हैं इंडेक्स ट्रैकर्स होते हैं, जहां पे जो उनका पोर्टफोलियो होल्डिंग होता है, इन फंड्स का जो पोर्टफोलियो होल्डिंग होता है, वो इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इंडेक्स के जो कंपनीज होती है, उनमें वही निवेश करते हैं, उन्हीं वेट्स में निवेश करते हैं। इनकी कोशिश ये रहती है कि इनका जो रिटर्न्स है, इन पैसिव फंड्स का जो रिटर्न्स है, वो रिटर्न्स इंडेक्स के तरीके का ही रिटर्न्स हो। अगर एग्जांपल की तरह बात करें तो निफ्टी 500 जो इंडेक्स है, ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, अगर निफ्टी 500 में कोई निवेश करता है तो उनके पोर्टफोलियो में वो 500 स्टॉक्स होंगे, उन्हीं वेट्स में होंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बहुत ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो लगभग 50 से 60 बेसिस पॉइंट कम आपको लागत पे आपको वो फंड में इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है। रिटर्न्स जो होते हैं, आपको फंड मैनेजर रिस्क जो होती है, काफी जगह पे हमें वो कंसर्न होती है कि अगर फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म करते हैं तो मेरा नुकसान हो सकता है, मेरे फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, तो वो आपको फंड मैनेजर रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा होती है, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में कोई भी दिन आपको कौन से स्टॉक से आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंटली पता चलता है, आपको एसेट क्लास का रिस्क क्या है वो भी पता चल जाता है। तो पैसिव फंड एक बहुत ही इफेक्टिव लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन है लोगों के लिए, जो एक अच्छा कैपिटल एप्लिकेशन फ्यूचर में दे सकता है। तो मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं पैसिव ईएलएसएस फंड्स की, क्योंकि सेबी ने कहा है फंड हाउसेस को कि वो एक पैसिव स्ट्रैटेजी के ईएलएस फंड भी ला सकते हैं जो कि पैसिव स्ट्रैटेजी पर काम करे। प्रवीण बाजपेयी हमारे साथ हैं, उनसे कर रहे हैं चर्चा, और कुछ और भी जो जरूरी बातें हैं उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। प्रवीण, जो मैं आपसे मतलब बहुत सिंपल एक बेसिक सवाल जानना चाहती हूँ, व्हाई ईएलएसएस फंड्स? मतलब अगर हम ईएलएसएस के पिछले कुछ ईएलएसएस फंड्स या ओवरऑल अगर हम कुछ प्रदर्शन की बात करें पिछले कुछ सालों में, 3 साल 5 साल में, तो ईएलएसएस फंड का अब तक का जो एक प्रदर्शन या ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस तरीके का रहा है? हाँ स्वाति, बहुत अच्छा जो कहेंगे हम लोग स्कीम्स ने रिटर्न्स दिए हैं कुछ सालों में। ईएलएसएस एक वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनता है। हमें एज एन इन्वेस्टर सबको ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख की अपनी जो एनुअल एक सेविंग करनी पड़ती है एटीसी में। कुछ लोग जो कॉर्पोरेट में हैं उनके पास ईपीएफ का ऑप्शन होता है, कई लोग पीपीएफ करना चाहते हैं, पर ये सारी इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए की जाती हैं उसमें हमने देखा है कि इक्विटीज अक्सर आउट परफॉर्म कर जाती हैं एज कंपेयर टू कोई भी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट होता है। तो एक तो लंबे समय के लिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो ईएलएसएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। और अगर हम कुछ अच्छी स्कीम्स को यहाँ देखें तो पिछले कुछ सालों में 7 और 10 साल के अगर हम रिटर्न देखें स्वाति 5 इयर्स के, तो 14 से 15% रिटर्न्स इनने दिए हैं, कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं। जो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से वो थोड़ा डाइवर्जेंस का आ जाता है स्कीम्स के बीच में, बिकॉज जहाँ पे 35 से 35 to 40 स्कीम्स आपके पास हैं, वहां पे डिफरेंट फंड मैनेजर्स इन स्कीम्स को चला रहे हैं। और जो थोड़ा इशू होता है वो कई बार कि कुछ स्कीम्स तो बहुत कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, पर कई बार कुछ स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म किया है और वो लगातार अंडर परफॉर्म भी कर रही होती है। एंड ये कहीं ना कहीं एक एक्टिव स्ट्रैटेजी का थोड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम देखें कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस है ऑन अ 7 ईयर बेसिस और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है, तो उनके रिटर्न्स के बीच में करीबन 14% का फर्क है। अगर यही हम देखें 3 साल में स्वाति, तो 28% का फर्क है बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड और वर्स्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड में। तो ओवरऑल अगर हम एज ए कैटेगरी बात करें तो ईएलएसएस फंड्स ने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स हैं। बट यहाँ पे जो थोड़ा इशू है वो ये एक जो बहुत एक्सट्रीम्स हो जाते हैं जहां पे अंडर परफॉर्मेंस कुछ स्कीम्स की है, वो थोड़ा हर्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स को। ओके, अब ये इनफैक्ट जानना भी जरूरी है, क्योंकि एक
पोर्टफोलियो में बेसिकली हम कितनी पैसिव स्ट्रैटेजीज ऐड कर सकते हैं? ऑलरेडी हमारे पास एक्टिव फंड्स होते हैं, ऑलरेडी हम कुछ इंडेक्स फंड्स में भी निवेश करते हैं, तो अगर माने किसी को एक पैसिव ईएलएसएस भी आगे जाके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, तो एक प्रपोर्शन या पोर्शन कितना होना चाहिए कि इतने पैसिव फंड्स को का एक्सपोजर एक फंड में होना चाहिए और इतना एक्सपोजर एक्टिव फंड में होना चाहिए? क्योंकि बहुत ही ज्यादा पैसिव ड्रिवन पोर्टफोलियो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्टिवली मैनेज फंड ड्रिवन पोर्टफोलियो भी नहीं होना चाहिए। जी स्वाति, जैसे अभी मुझे लग रहा है इंडिया के मार्केट डायनेमिक्स है, यहाँ पे अभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में दोनों एक्टिव एंड पैसिव की जगह है। जहां तक हम लार्ज कैप सेगमेंट की बात करते हैं, वहाँ पैसिव स्ट्रैटेजीज आई थिंक ज्यादा इवॉल्व हैं। हमने पीछे रिटर्न्स देखे हैं और हमें ये पता है कि वहाँ फंड मैनेजर का जो एक मैजिक पॉइंट है वो थोड़ी कम चलती है, तो बेटर है कि आप पैसिव स्ट्रैटेजीज के साथ जाएं। और अगर हम ईएलएसएस को भी देखें तो काफी फंड्स हैं, जो मेजॉरिटी आउट ऑफ दीज जितने हम टोटल एक्टिव फंड्स है, काफियों का जो रुझान है होता है वो लार्ज कैप की तरफ ही है। अगर हम मिड कैप में जाएं तो वहां पे भी बहुत अच्छे एक्टिव मिड कैप फंड्स हैं और मिड कैप्स में भी पैसिव्स आ गए हैं। तो जो ओवरऑल एलोकेशन है स्वाति, आई फील आज के टाइम पे अगर किसी ने अपना एक कंस्ट्रक्ट करना हो पोर्टफोलियो, तो एक कोर और सैटेलाइट अप्रोच के हिसाब से वो चल सकते हैं। लेट्स से उनको अपने 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आई थिंक पैसिव स्ट्रैटेजी जो एक्टिव को भी छोड़ दे, अगर हम पैसिव स्ट्रैटेजीज को लें, लार्ज और मिड, ये दो स्ट्रैटेजीज के साथ अपना एक कोर बना ले, कह लीजिए एक 50% पोर्टफोलियो, और उसके बियॉन्ड जो स्मॉल कैप्स हो गए या फिर जो एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज हम लार्ज और मिड कैप में इंडेक्स के थ्रू नहीं पकड़ पाए हैं, उनको पकड़ने के लिए फ्लेक्सी कैप हो गए या दूसरी स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाए। बट एक मेरे ख्याल से 50% एलोकेशन आराम से स्वाति आज के टाइम पे पैसिव फंड्स में हो सकता है। एंड जहां तक ईएलएसएस का अलग से सवाल होता है स्वाति, यहाँ पे ओवरलैप को चेक करना बहुत जरूरी है। लेट्स से कल को कोई इन्वेस्टर चल के पैसिव ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एक लार्ज कैप फंड है एसेंशियली, यानी कि अगर उनका ईएलएसएस के थ्रू एक पैसिव स्ट्रैटेजीज के थ्रू लार्ज कैप को एक्सपोजर ऑलरेडी हो रहा है, तो अपने जो दूसरा एक अलग से उनको लार्ज कैप फंड लेने की जरूरत नहीं है। तो एक ओवरलैप मेरे ख्याल से यहाँ चेक करना बहुत जरूरी है। बट एक जो कोर है, आई थिंक आज की तारीख में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पैसिव से ही क्रिएट होना चाहिए। ओके, और मैं आपसे कुछ और जो सेबी ने सर्कुलर में डेट ईटीएफ के कुछ जो नियम है उनको तय किया है, जो लिमिट तय किया, उस पर भी क्लैरिटी लेना चाहती हूँ। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जो लिमिट तय की गई है एज फार एज डेट इंडेक्स और ईटीएफ आर कंसर्न? मतलब लिमिट तय होगी और अब फंड लाना फंड हाउसेस के लिए आसान हो जाएगा, कैसे? जी जी स्वाति, आई थिंक सेबी का जो ओवरऑल इस पूरे सर्कुलर के पीछे जो इंटेंशन है वो है कि पैसिव स्ट्रैटेजीज को इंडिया में हम स्ट्रेंथन करें। और अब तक कोई एनएफओ होता है उसका मिनिमम अमाउंट 10 करोड़ था, अब उसको 5 करोड़ कर दिया है। यानी कि आपने एक पैसिव स्ट्रैटेजी लॉन्च की, कम पैसा उठाया है तो भी आप उसको प्रमोट कर रहे हैं सेबी कि इट्स ओके। तो एक एनएफओ का जो मिनिमम अमाउंट है उसको रिड्यूस किया गया है। उसके अलावा स्वाति, जो हमने देखा है पैसिव स्ट्रैटेजीज का जो एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप इंडेक्स को कितना हग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो स्कीम और इंडेक्स के बीच में देखा जाता है। तो उसके ऊपर भी सेबी ने गाइडलाइंस दी हैं कि 2% से ज्यादा का डिफरेंस इक्विटी फंड्स के लिए ना हो और डेट फंड्स के लिए 1.25 से ज्यादा का ट्रैकिंग डिफरेंस नहीं हो सकता है। ये चीजें स्वाति रेगुलेशन में जब आती हैं तब एएमसीज के ऊपर एक चेक हो जाता है एंड ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा अब जो इंडिविजुअल्स हैं पहले थोड़े कम अमाउंट से भी डायरेक्टली एएमसीज को अप्रोच कर पाते थे कि डायरेक्ट अपनी रिडेम्पशंस के लिए, बाइंग के लिए, अब उसका मिनिमम अमाउंट स्वाति लोगों ने 25 करोड़ कर दिया है। यानी कि उससे कम जिसने भी इन्वेस्ट करना है, सेल करना है, वो डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाके ईटीएफ्स को बाय या सेल करेगा। तो उससे जो ईटीएफ्स की लिक्विडिटी है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पैसिव्स में ईटीएफ्स एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंडेक्स फंड्स एक होते हैं और एक एफओएफ्स होते हैं। तो ईटीएफ्स को बढ़ावा देने के लिए ये कदम लिया गया है। इसके अलावा जैसे आपने बताया डेट फंड्स में स्वाति अगेन कुछ बेसिक रूल्स लाए हैं, जैसे कि जो
इन कंस्ट्रक्ट होता है इंडेक्स, उसमें आप एक ही ग्रुप को बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी रेटिंग्स बिलो जैसे ए में है तो आप एक सिक्योरिटी को एलोकेशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रीमलाइन किया है पूरे सिस्टम को। ऑल राइट, तो बहुत डिटेल सर्कुलर है जिसके हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आज पूरा एक जिस्ट निकालने की कोशिश की है, उनका फायदा निवेशकों के लिए आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए प्रवीण आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुई, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। आज के शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।